आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी का घटना चक्र। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत में जो इसका पहला चैप्टर है, भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ। संविधान का, भारत का आखिर आज जो हमारा संविधान है उसका विकास कैसे हुआ। तो भारत का संवैधानिक विकास मुख्यतः दो चरणों में हुआ। ये पहला चरण है और ये दूसरा चरण है। तो पहला चरण था 1773 ईस्वी से लेके 1853 ईस्वी तक, और दूसरा चरण था 1858 से लेके 1947 ईस्वी तक। तो जो पहला चरण था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चलाने के लिए जो भी ब्रिटिश संसद के द्वारा जो पारित नियम थे वो थे 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक। और दूसरा नियम था 1858 से लेके 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश ताज के अधीन थे। तो ये दो चरण प्रमुख हैं भारत के संवैधानिक विकास में। तो हम कंपनी के जो शासन हेतु जो पारित अधिनियम है उसको हम देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसको हम देखते हैं। तो इसका पहला प्रावधान ये है कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद, उसके पद को नाम दे दिया गया। अर्थात अब बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया। तो उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का भी गठन हुआ, जिसका जो कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता था। और इसी एक्ट के तहत जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और जो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी उसमें पहले थे फ्रांसीसी, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। ये 4 सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद जो गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दे दिया गया। जो फोर्ट विलियम कलकत्ता में है तो उसके जो सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार भी दे दिया गया अपने परिषद के साथ। इसे प्रमुख मामलों विदेश नीति जो था उसमें मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। तो ये हो गया। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत की गई, जिसमें जो थे एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 3 और न्यायाधीश थे। और इसी एक्ट के तहत कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने के से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है इस एक्ट का। अगला जो एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके द्वारा जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक जो कार्य था उसको पृथक कर दिया गया। यानी राजनीतिक मामलों को और व्यापारिक मामलों को दोनों को अलग कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। तो पहली बार नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1784 इंडिया के 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दे दिया गया। 86 में जो भी निर्णय होगा वो गवर्नर जनरल और जो उसका जो परिषद है उसको मान भी सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है।
और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई 1786 ईस्वी के एक्ट में। और ये दोनों अधिकार सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ये इसमें केवल एक ही प्रावधान था कि 20 साल में जो भी पहले प्रावधान थे वो 20 साल और आगे चलेंगे। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का बंद किया गया। तो शिक्षा में भारतीयों पर 1 लाख रुपए खर्च करने का पहली बार 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट में बंद किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चीन तथा चाय के व्यापार पर उसका अधिकार अभी भी बना रहा। तो सभी अधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन व्यापारिक अधिकार को लेकिन चीन के साथ और चाय से उसका व्यापार अभी का अधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ एक और परिवर्तन हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी एक्ट की जो 87 धारा थी उसके अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जाति, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं समझा जा सकता है। तो यहाँ पे भेदभाव समाप्त किया गया 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में जाति, धर्म, लिंग और वर्ण के आधार पर देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, यानी कि सेंट्रलाइज कर दिया गया। उसकी शासन प्रणाली को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था सभी को समाप्त कर दिया गया और इसे केवल अब राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथा को सम्मिलित कर लिया गया और पहले जो कानूनी सदस्य थे वो मैकाले थे। तो इसी एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल था तो पूरे भारत पे ही कानून बनाएगा। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया। 53 ईस्वी का चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया। तो विधायी और कार्यपालिका शक्तियों को पृथक 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट में किया गया। विधि निर्माण, कानून के निर्माण में भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना भी की गई है। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का भी शुभारंभ 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किया गया। अब इस पर जो सवाल बनते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो हम जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ए नंबर हमारा चॉइस सही हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा सवाल हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखेंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई है, बिल्कुल सही है। मैजिस्ट्रेट न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे, ये गलत है। इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो हमारा केवल 1 सही हो जाएगा। अब हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये नियंत्रण पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813।
और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति मैकाले प्रथम कानूनी सदस्य था। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम था। तो ये हमारा गुड सही हो जाएगा, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 1813 के चार्टर एक्ट, इसके द्वारा तो पड़ी ही। 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने का उपबंध किया गया। जनरल कमेटी का पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये भी था। अब प्राच्यविद एवं आंग्लविद ये भी था। तो तीनों जो था ऑल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया था। स्टेटमेंट 1 सही है। 1823 में जनरल कमेटी या पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेवारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट करने की थी। तो 2 भी सही है। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल विलियम कैवेंडिश बेंटिक्स 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। अब भारत में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। तो उच्च शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी बनाया गया 1835 में। भारत में आंग्ल एंग्लिस्टिक शिक्षा के समर्थक में नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि HT जो प्रिंसेप जो थे वो प्राच्य ओरिएंटलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए? तो ये 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। तो 1813 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। अब भविष्य में कंपनी केवल राजनीतिक कार्य करने थे। सिक्स नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, चार्टर एक्ट 1813 के समय निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, विचार करना है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एक आधिपत्य को समाप्त किया, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। बिल्कुल सही है। भारत का राजस्व ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में आ गया। ये अभी गलत है, अभी नहीं आया था, तो ये गलत है हमारा। देख लेते हैं। चार्टर 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार चीन और चाय पर अधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। इस एक्ट में हालांकि कंपनी के आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि ब्रिटिश क्राउन के संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 2 सही है, प्रश्न 3 गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में भारतवासी को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? तो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इसमें भेदभाव को समाप्त किया गया। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, कलर अथवा इसमें किसी एक कारण
उस कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा का योग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य धारा बनी। तो ये हमारा आज का पहला चैप्टर था, भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, उसका फर्स्ट पार्ट